हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 1 से लेके 5 कंप्लीट किए। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6 to 9 and then after we will see miscellaneous examples. Okay, so let's start with the question number 6. Determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards. ओके, सपोज सबसे पहले अगर क्वेश्चन अगर इतना होता यहाँ तक सिर्फ, तो हम कैसे फाइंड करते कि मुझे 5 कार्ड उठाने हैं, सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड, है ना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन मीन्स 5 कार्ड सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड। इट मीन्स मेरा आंसर ऐसा हो जाता 52 में से 5। सो दिस इज व्हाट माय आंसर फॉर द क्वेश्चन इफ इट इज लाइक दिस। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आगे भी दिया है दैट इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी के अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए। हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक सिलेक्शन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 एस, है ना। सो हमारे यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? ये एग्जैक्टली 1 एस। तो एक इक्का होना चाहिए। एस मीन्स इक्का। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, ये जो है ना ऐसा इक्का होता है ना, वो इक्का, उसको एस बोलते हैं। सो एग्जैक्टली 1 इक्का होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 इक्का होना चाहिए। तो हम कैसे सिलेक्ट करें भाई? मुझे 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं एनी हाउ, एंड उस 5 कार्ड सिलेक्ट करने में एक इक्का होना चाहिए, बाकी के चारों कुछ भी हो चल जाएगा। एग्जैक्टली एक इक्का होना चाहिए, मतलब एक ही इक्का होगा और बाकी के चारों है जो बाकी के चारों जो पत्ते होंगे ना, जो पत्ते, वो इक्के में से कोई भी नहीं होगा, एस नहीं होगा, है ना। सो लेट मी गेस व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। अगर मुझे एक इक्का फिक्स रखना है तो मैं 4 इक्के में से एक इक्का पहले उठा लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद बाकी के जो 48 पेज बचे, बाकी जो 48 कार्ड बचे, उसमें से मैं बाकी के 4 कार्ड उठाऊंगा, तब मेरा सिलेक्शन ख़त्म होगा। मैंने 5 सिलेक्ट कर लिया, देखो, है ना। 4 इक्के में से एक फिक्स कर लिया, एंड उसके बाद मैंने बाकी के 48 में से 4 पत्ते उठाए। सो इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 इंटू इसको 48, 47, 46, 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे 4 कैंसल, 3 2 जा 6, 6 8 जा। सो मेरा आंसर बन जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, and if you multiply this one you will get 778,320, ठीक है। so this is what the answer for this question number 6 with this condition, है ना, exactly 1s। okay, question 7 देखते हैं। in how many way can one select मतलब एक सिलेक्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के इंग्लिश स्टेटमेंट देते हैं, है ना। 1 सिलेक्ट मतलब एक सिलेक्ट नहीं करना है प्लेयर, मुझे सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे देखो, कैन 1 सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, मुझे 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, है ना। मतलब ये 1 सिलेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई एक आदमी जो क्रिकेट टीम का सिलेक्टर है वो 11 प्लेयर सिलेक्ट कर रहा है आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, है ना। एंड हाउ मेनी वे कैन 1 सिलेक्टर सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर। अल्टीमेटली मुझे 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। अगर आगे कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, तो मेरा आंसर यही हो जाता। बट मैंने क्या बताया था कि कंडीशन है, तो कंडीशन को भी पहले देखो। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल 17 प्लेयर, ठीक है। उसमें से मुझे सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर। अब क्या कंडीशन दी है इस 11 प्लेयर में वो देख लेते हैं, है ना। 11 प्लेयर कैसे हम बनाने हैं, हमको वो सिलेक्शन कैसे करना है। सो इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। तो ये 5, अच्छा, ये 17 प्लेयर जो है ना, उसमें से 5 प्लेयर जो है ना वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये 17 कौन कौन से हैं? तो 5 बॉलर हैं, ठीक है। इट मीन्स बाकी के जो भी 12 होंगे वो बैट्समैन होंगे, है ना, वो बैट्समैन होंगे। तो ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 एग्जैक्टली बॉलर। मतलब 5 बॉलर में से मुझे 4 तो बॉलर सिलेक्ट करने ही है, 4 एग्जैक्टली, है ना।
4 या 4 से ज़्यादा बॉलर होंगे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए। मतलब बाकी के 5 बैट्समैन में से मैं कितने सिलेक्ट करूँगा भाई, डेफिनेटली मुझे टोटल 11 सिलेक्ट करने हैं, तो बाकी के 12 बैट्समैन में से मैं टोटल 7 बैट्समैन सिलेक्ट करूँगा डेफिनेटली, है ना। तब जाके मेरा टोटल सिलेक्शन ख़त्म होगा। मुझे 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, उसमें से 4 बॉलर होने चाहिए एंड 7 बैट्समैन होने चाहिए, बराबर बराबर। और इसमें लिखा है कि भाई मेरे पास एग्जैक्टली 5 प्लेयर्स जो है ना वो बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब 5 बॉलर है मेरे पास, ठीक है। सो नाउ हाउ वी कैन क्रिएट द आंसर। मुझे सिलेक्शन करने हैं ये दोनों, ठीक है, 4 एंड 7। तो 4 किस में से सिलेक्ट करना है, 5 में से। 5 बॉलर में से 4 सिलेक्ट कर लूँ मैं पहले, ताकि मेरा बॉलर सिलेक्ट करने का काम खत्म हो गया, 4 बॉलर आ गए, ठीक है। बाकी के जो मेरे पास 12 बैट्समैन पड़े हैं, है ना, बाकी के जो 12 बैट्समैन पड़े हैं उसमें से मुझे 7 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं। सो 12 सिलेक्ट 7 आउट ऑफ 12 सिलेक्ट 7। सो बाय दिस वे यू कैन सिंपली फाइंड द आंसर फॉर दिस वन। 5C4 मतलब 5 इंटू 12C7 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 12C5, है ना। इट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी ए 12C5। मैंने बताया था ना ये 5 कहाँ से आया, 12 एंड 7 का सब्ट्रैक्शन। तो 12C5 का आंसर क्या होगा भाई, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे 5 से लेके 1 तक, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कैंसिल एंड बाकी जो भी कैंसिल हो रहा है वो भी देख लो, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। सो मेरा आंसर बन जाएगा इसमें क्या होगा भाई, क्या बचा, 12 बचा, 11 10 एंड 3, ठीक है। 12 3 जा 36, 36 इंटू 11, 36 इंटू 11 396 एंड पीछे 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। सो वी हैव 5 ब्लैक बॉल, ओके, एंड 6 रेड बॉल। इट मीन्स वी हैव टोटल 11 बॉल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है आगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्ट। मतलब 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने हैं मुझे एंड 3 रेड बॉल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा परफेक्टली कि भाई कैसे हमको ये सिलेक्शन का काम करना है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आर, मुझे सिलेक्ट करने हैं 2 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 5, ठीक है। आउट ऑफ 5 आई नीड टू सिलेक्ट 2 ब्लैक बॉल एंड आउट ऑफ 6 रेड बॉल आई नीड टू सिलेक्ट 3 रेड बॉल, ठीक है। 6 रेड बॉल में से 3 सिलेक्ट करने हैं। सो द आंसर विल बी 5C2 दैट इज 10 इंटू 6C3, 6 5 4 3 2 1 20। सो आंसर विल बी 200। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है। कितने तरीके से वो 5 कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है, मतलब टोटल 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है। वी हैव 9 कोर्सेज अवेलेबल, उसमें से मुझे 5 कोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। 5 कोर्स सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी है, देखो, ठीक है। क्या कंडीशन लिखी है, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। मतलब 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है ना वो कंपल्सरी रखने हैं, बराबर। तो ये 9 कोर्स है ना, उसमें से 2 कोर्स स्पेसिफिक होंगे, मतलब बाकी के जो कोर्स होंगे वो नॉन स्पेसिफिक होंगे, मतलब वो कंप्लीटली सिलेक्ट कर रहे हैं या ना करे वो चल जाएगा, बराबर। तो जो 2 स्पेसिफिक कोर्स है दैट वी ऑलवेज नीड टू सिलेक्ट, इसको तो सिलेक्ट करना ही है, बराबर। तो इट मीन्स अगर मुझे 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास अगर 2 स्पेसिफिक कोर्स तो फिक्स हो गए, बराबर। मेरे पास 2 स्पेसिफिक कोर्स तो फिक्स हो गए, 2 कंपलसरी करने ही थे, तो बाकी के कितने बचे भाई, 5 कोर्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो 3, तो मुझे 3 नॉन स्पेसिफिक कोर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। सो एनी हाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे 2 स्पेसिफिक कोर्स में से 2 को सिलेक्ट कर लो एंड बाकी के 7 नॉन स्पेसिफिक कोर्स में से 3 सिलेक्ट करूंगा, तब जाके मेरे टोटल 5 कोर्स सिलेक्ट होंगे आउट ऑफ दिस 9 कोर्सेस, ओके। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे 2 स्पेसिफिक कोर्स
सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 स्पेसिफिक कोर्स सिलेक्ट करने हैं। डायरेक्टली अगर लिखना चाहते हो तो समझ लो ये कुछ है ही नहीं, समझ लो ये कुछ नहीं है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से। तो क्या लिखा है डायरेक्टली क्वेश्चन में कि मुझे 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं 9 कोर्स में से, बराबर, उसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स कंपलसरी है, बराबर। तो मैंने 2 स्पेसिफिक कोर्स पहले जो कंपलसरी वाले थे, स्पेसिफिक कोर्स कंपलसरी वाले थे, उसको सिलेक्ट कर लिए, 2 में से 2, बराबर, दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लिए। एंड फिर बाकी के मुझे, जैसे मुझे 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं तो बाकी कुछ 3 कोर्स बचेंगे, है ना। 5 कोर्स सिलेक्ट करना है तो मेरे पास 3 कोर्स बाकी रहेंगे। सो 3 कोर्स बाकी जो बचेंगे वो किस में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो टोटल 9 है ना। तो ऑलरेडी 2 कोर्स उसमें स्पेसिफिक की कैटेगरी में आ गए, तो बाकी के जो कोर्स हैं वो 7 कोर्सेज होंगे जो नॉन स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। सो वो नॉन स्पेसिफिक कोर्स में से मुझे बाकी के 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बराबर। दैट इज ये स्पेसिफिकली हमको सिलेक्ट करना ही है, और बाकी के जो कोर्स है उसमें से आपके पास चॉइस है कि भाई इसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करो। बाकी के जो 7 कोर्सेज है ना, उसमें से आपके पास चॉइस है, यू हैव चॉइस दैट यू कैन सिलेक्ट आउट ऑफ दिस 7 एनी 3, ओके। सो बाय दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी ही क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत अटेंशन देना होता है कि भाई कितने कोर्स सिलेक्ट करने, मतलब कितनी चीज़ें सिलेक्ट करनी है एंड कितनी चीज़ें दी है, एंड स्पेसिफिकली क्या कोई केस है इसके अंदर, कोई कंडीशन है कि भाई ये कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करो, तो वो कंडीशन पहले अप्लाई करो। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि स्पेसिफिक कोर्स कंप्लीटली सिलेक्ट करो कंपलसरी, तो वो हमने कंपलसरी पहले सिलेक्ट कर लिया। कितने स्पेसिफिक कोर्स है, तो भाई यहाँ पे लिखा है 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स, बराबर। तो 2 स्पेसिफिक कोर्स ही होंगे, ऐसा तो लिखा नहीं है कि भाई 5 स्पेसिफिक कोर्स है उसमें से 2 सिलेक्ट करो, तो फिर वो स्पेसिफिक कोर्स ही नहीं हुए, है ना। स्पेसिफिक कोर्स कैसे होते हैं, जो कंपलसरी सिलेक्ट करने होते हैं, तो वो हमारे पास 2 पड़े हैं, 2 स्पेसिफिक कोर्स पड़े हैं, उसमें से वो दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लो। बाकी के जो 7 है जो नॉन स्पेसिफिक है, उसमें आपके पास चॉइस है कि उसमें से आप 3 सिलेक्ट कर लो कोई भी, ठीक है। सो इफ यू कैन कैलकुलेट दिस वन, 2C2 मतलब 1 इंटू 7C3 दैट इज 765 डिवाइड बाई 3 2 1, तो ये 3 2 1 में 3 2 जा 6 और ये 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर बन जाएगा 7 5 जा 35। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 35, ओके। एंड इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.4 जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है। 7.4 जो हमारी एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई। नाउ लेट अस गो टू सॉल्व द मिसलेनियस एग्जांपल, है ना। ओके, सो इन मिसलेनियस एग्जांपल यू कैन सी, आपको भी पता है कि मिसलेनियस एग्जांपल के अंदर होता क्या है, जो भी पूरा चैप्टर होता है ना, उसके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, बराबर। तो अब जो ये क्वेश्चन है वो सभी मिक्स होंगे, मतलब परम्यूटेशन के भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन के भी हो सकते हैं, एंड दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं भाई, है ना। अब दोनों के मिक्स क्वेश्चन कैसे होते हैं तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जनरली कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी परम्यूटेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी हम सिलेक्ट करके उसके बाद अरेंज करते हैं, कभी कभी, मतलब वो मेथड आपको मैंने पहले बताई नहीं है। उसका रीज़न ही है कि भाई आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन टफ लेवल के आए नहीं कि भाई आपको वो उस तरह की मेथड बतानी पड़े, बराबर। वैसे वो जो मेथड मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का मिक्सिंग जो है वो मेथड में कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ, बट पहले हमने जो भी मेथड देखी थी वो सब जो थोड़ी ईजी थी समझने में, इसीलिए मैंने पहले वो ईजी वाली मेथड सब करवाई। अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मिक्स मेथड करवाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 20 में जैसे कि यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर विथ और विदाउट मीनिंग, तो ये पता है आपको, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है ना। कितने वर्ड बनाने हैं मुझे, कितने वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। इफ वी हैव 3 वोवल्स एंड 2 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म, each of 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letter of the word involute. So क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम्पल 20, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन्वॉल्यूट। सी इसमें हमारे पास है क्या, देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे लिखते जाएंगे ना इन्फॉर्मेशन, वैसे वैसे पता चलेगा हमको। मेरे पास लेटर है ये इन्वॉल्यूट, बराबर। तो इन्वॉल्यूट मतलब आई एन, कुछ रिपीट हो रहा है क्या वो देख लेते हैं, INVOLUTE, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इसको वोवल्स एंड कंसोनेंट में डिवाइड कर लो, चलो वोवल्स यहाँ पे लिख लेते हैं एंड कंसोनेंट यहाँ पे लिख लेते हैं,
ठीक है। तो वोवल कौन कौन से है भाई इसमें से, तो आई एन, सॉरी एन थोड़ी वोवल से, आई एन, आई ओ यू एंड ई, ठीक है, ये सभी वोवल से, आई ओ यू ई, एंड बाकी सब जो बचे वो कंसोनेंट है, ठीक है। तो कंसोनेंट कौन कौन से है भाई, एन, वी, एल एंड टी, ओके। अब आपको धीरे धीरे आपको खुद को पता चल जाएगा भी मुझे क्या क्या करना होता है इसमें आगे। सी व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट क्रिएट द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, बराबर। और वो वर्ड मुझे किस में से क्रिएट करना है भाई, तो 3 वोवल मुझे चाहिए एंड 2 कंसोनेंट चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं आए, है ना। क्यों नहीं आए, क्योंकि आपके पास कॉम्बिनेशन का कोई रूल्स नहीं सिखाया था उसमें, है ना। अरेंजमेंट में हमने, मतलब परम्यूटेशन में हमने ऐसे क्वेश्चन इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। अब क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली मतलब परफेक्टली लिखा है कि भी मुझे जो भी वर्ड यूज करना है ना, वो जो भी वर्ड बनाना है, दैट इज ऑलवेज, दैट वर्ड इज मेड बाय 5 लेटर्स ओनली, है ना। 3 वोवल होने चाहिए और 2 कंसोनेंट होने चाहिए। मतलब मुझे सिर्फ 5 लेटर की ही जरूरत है भाई, आई जस्ट नीड 5 लेटर टू क्रिएट दिस वर्ड, है ना। अब डेफिनेटली अगर ये 5 लेटर मुझे चाहिए, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी होती, अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी होती और ऐसा बोल दिया होता भी कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी जनरेट फ्रॉम द 5 लेटर ऑफ द वर्ड, इनवोल्यूट के 5 लेटर को सिलेक्ट कर, 5 लेटर को लेके एक वर्ड बनाओ, तो आप क्या करते, इनवोल्यूट में कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, बराबर। तो ये 8 लेटर में से मुझे 5 लेटर को लेके एक वर्ड बनाना है, तो मैं पहले तो ये तरीका भी यूज कर सकता था। 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो 5 यहाँ पे रख दिए, पहला बॉक्स 8 7 6 5 3 6 5 4, लाइक दिस आई कैन राइट, बराबर। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप 8 में से 5 को अरेंज कर लो, 8 लेटर में से 5 को अरेंज कर लो, ये दोनों का आंसर सिमिलर आ जाता है। बट ये यहाँ पे कंडीशन अगर नहीं होती तो, है ना, कि भाई अगर ये 3 वोवल एंड 2 कंसोनेंट, ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी होती है तो ऐसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो कंडीशन दी है कि जो भी पांचों के पांचों वर्ड यूज करने हैं ना, उसमें स्पेसिफिकली 3 वोवल होने चाहिए एंड 2 कंसोनेंट होने चाहिए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा आंसर बनाने में, पहले तो वोवल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कितने वोवल चाहिए भाई, मुझे 3 वोवल चाहिए, तो ये 4 में से मैं 3 वोवल सिलेक्ट कर लेता हूं, बराबर। फिर कंसोनेंट कितने चाहिए, 2, तो ये 4 कंसोनेंट में से मैं 2 कंसोनेंट सिलेक्ट कर लेता हूं। इतने तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे, तब जाके मेरे पास टोटल 5 लेटर मिल जाएंगे, है ना। मेरे पास ये 4 में से कोई भी 3 और ये 4 में से कोई भी 2 ऐसे सिलेक्ट होके, समझ लो ये 4 में से मैंने कोई भी 3 सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये आई ओ एन ई, और ये 4 में से 2 मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया वी एल, ताकि मेरे पास 5 लेटर आ जाए। और इस 5 लेटर को फिर बाद में अरेंज करने हैं, तो आई नो दैट इट कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल, है ना। सो ये 5 लेटर को बाद में मैं 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, तो तब जाके मेरा टोटल टास्क खत्म होता है ना। तो मुझे फाइनली आंसर अगर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा क्वेश्चन को देख के, तो सबसे पहले मैं ये जो 4 है इसमें से मैं 3 वोवल सिलेक्ट कर लूंगा, तो आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस 3 आउट ऑफ दिस 4 वोवल, एंड मैं 2 कंसोनेंट सिलेक्ट कर लूंगा आउट ऑफ 4 कंसोनेंट, बराबर। एंड देन ये जो भी मेरे पास 5 के 5 लेटर मिले, उस पांचों के पांचों को मुझे अरेंज करने हैं ना, 5 फैक्टोरियल से मैं अरेंज कर लूंगा, ताकि मुझे जितने भी पॉसिबल वर्ड है वो सभी वर्ड मिल जाए। सो आई नीड टू डू दिस थिंग्स, मुझे इतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4c3 दैट इज 4 इंटू 4c2 विच इज 6, देन 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। सो इफ यू कैन कैलकुलेट 6 4 24 इंटू 12, 12 into 12 into 2 which is 144 into 2, 2880. So by this way we can get our answer easily. बस आपको अगेन ये एक नई मेथड आपके पास आ गई। जब भी क्वेश्चन में कोई नई मेथड आएगी, डेफिनेटली आपको पहली बार तो ऐसा ही लगेगा ये कहाँ से आ गया। 2-3 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करोगे तब जाके आपको दिमाग के अंदर बैठेगा कि भाई हाँ ये मेथड भी कुछ कहना चाहती है और इस तरीके से ही होगा। जनरली हम जो भी मेथड यूज करते हैं उसमें जो बेस्ड तरीका है, मतलब जो बेस तरीका दैट इज कंप्लीशन ऑफ आवर एक्टिविटी इज ऑलवेज देयर। जैसे यहाँ पे हमारी एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी, मतलब मुझे ये वर्ड बनाना है, तो वर्ड कब जाके बनेगा, तो जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वोवेल का, फिर कॉन्सोनेंट का हो जाएगा, फिर जाके मेरे पास जितने भी वर्ड वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बने पांचों के पांचों, उसको मैं अरेंज करूंगा, तब जाके मेरे पास 5 लेटर का वर्ड मिलेगा।
तो जब तक ये टोटल एक्टिविटी खत्म नहीं होती तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन करते रहना है ना। सो वो भूल मत जाना बस कि भाई 4 में से 3 सिलेक्ट किए एंड ये 4 में से 2 सिलेक्ट किए एंड फिर वो जो भी पांचों के पांचों सिलेक्शन आए उसको मैंने अरेंज किया, तब जाके मेरे ये वर्ड तैयार हुए। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या और क्लेरिफिकेशन मिलता है इस पर्टिकुलर मेथड का। ओके, एग्जाम्पल 21 में क्या है देखो, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इट मीन्स एक ग्रुप के अंदर 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है बराबर एंड 7 बॉयज है। इट मीन्स वी हैव टोटल 7 टोटल persons are there in a group. In how many way can a team of 5 member be selected? बराबर, मतलब मुझे सिर्फ 5 मेंबर ही सिलेक्ट करने हैं, है ना। आई नीड टू सिलेक्ट ओनली 5, बराबर 5 सिलेक्ट करने हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये कहानी खत्म। ये 7 में से 5 सिलेक्ट करने हैं बराबर, बट इफ देर इज नो कंडीशन देन डायरेक्टली लिख लो 7C5। बट यहाँ पे लिखी है कंडीशन पहली, इफ द टीम हैज़ नो गर्ल, मतलब पहली कंडीशन हो गई, देखो पहली कंडीशन हो गई नो गर्ल, ठीक है। तो अगर कोई गर्ल है ही नहीं, अगर कोई गर्ल नहीं है तो कोई गर्ल नहीं है तो फिर जो भी पांचों के पांचों सिलेक्ट करने होंगे वो किस में से सिलेक्ट करने होंगे, बॉयज़ में से। तो बॉयज़ कितने हैं भाई 7 बॉयज़ में से ये पांचों के पांचों सिलेक्ट कर लो। अगर लिखना चाहते हो तो बाजू में लिख सकते हो कि 4 गर्ल्स में से मैंने 0 सिलेक्ट की, है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको लिखोगे तो भी इसका आंसर तो वैसे भी 1 आने वाला है। तो इसको नहीं लिखा या फिर लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 7C5 का आंसर 7C2 भी हो सकता है इसका आंसर, एंड 7C2 को कैलकुलेट करना ईजी पड़ेगा। तो 7 × 6 / 1 × 2, ये 1 बाजू में है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे जो भी आंसर मिलेगा ना वही हमारा आंसर होगा, एंड दैट इज़ 21। 7 × 6 = 42/2 विच इज़ 21। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। तो कम से कम 1 बॉय होना चाहिए एंड 1 गर्ल होनी चाहिए, कम से कम, है ना। सो ऐसी पॉसिबिलिटी को पहले मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, चलो कम से कम 1 बॉय होना चाहिए ना, तो चलो मैं 1 बॉय से चालू करता हूँ। अगर मैं 1 बॉय सिलेक्ट करूँ तो डेफिनेटली एंड आई नीड टू सिलेक्ट व्हाट, मुझे टोटल 5 सिलेक्ट करने हैं ना भाई। तो अगर मैं 1 बॉय सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास 4 गर्ल होगी सिलेक्ट करने के लिए, है ना। 4 गर्ल सिलेक्ट करने के लिए होगी पॉसिबिलिटीज़, बराबर। मैं पहले ये पॉसिबिलिटी एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेता हूँ, जितनी भी पॉसिबल है वो सभी। उसके बाद मैं जितनी नहीं पॉसिबल होगी उसको निकाल दूंगा, बराबर। फिर अगर मैं 2 बॉय सिलेक्ट करूँ, बराबर, एटलीस्ट 1 बॉय बोला है तो कम से कम 1 बॉय बोला है, मतलब अगर आपके पास एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल दोनों की तरफ से एटलीस्ट वाली कंडीशन है तो किसी एक कंडीशन से चालू करो। जैसे एटलीस्ट 1 का मीनिंग पहले तो क्या होना चाहिए वो समझो। एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या होना चाहिए, तो 1 और 2 और 3 और ऐसे ऐसे आगे चलता ही जाएगा, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक चलता जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली कुछ नंबर ऑफ थिंग्स आर ऑलवेज लिमिटेड से समझ लो मेरे पास 10 चीज़ें हैं, तो 10 चीज़ों में से एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करो, मतलब 1 करो या 2 करो या 3 करो या 4 करो, अप टू मैक्सिमम 10 तक ही कर सकता हूँ ना। मतलब ऐसे डैश 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 का मीनिंग ये नहीं होता कि ये इन्फिनिट तक चला जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मेरे पास लिमिटेशन होगी कि भाई 10 चीज़ें हैं उसमें से सिलेक्ट करो, एटलीस्ट 1 सिलेक्ट होनी चाहिए। तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर अप टू 10 चीज़ें सिलेक्ट होगी तो भी वो एटलीस्ट 1 की कंडीशन में आ जाएगी, बराबर। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे एटलीस्ट 1 लिखा है तो उसका मीनिंग मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो इसका मीनिंग सिंपली मैं ऐसा निकाल सकता हूँ भाई 1 बॉय सिलेक्ट कर लो या फिर 2 बॉय सिलेक्ट कर लो या फिर 3 बॉय या फिर 4 बॉय या फिर 5 बॉय या फिर 6 बॉय या फिर 7 बॉय सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऐसे इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, बराबर। मेरे पास टोटल 7 बॉय है ना, तो मेरे पास लिमिटेशन आ गई भाई 7 बॉय से ज़्यादा तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं 1 बॉय सिलेक्ट कर रहा हूँ तो गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी भाई, टोटल एक्टिविटी क्या है भाई, टोटल मुझे 5 लोग ही सिलेक्ट करने हैं, बराबर। 5 सिलेक्ट करने हैं तो डेफिनेटली आई नीड टू सिलेक्ट 4 गर्ल्स, बराबर। तो यहाँ पे मैं बाजू में सभी जगह लिख देता हूँ 4 गर्ल्स, बराबर। यहाँ पे 3 गर्ल्स होनी चाहिए ताकि मेरे पाँचों के पाँचों सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे 2 गर्ल्स होनी चाहिए, यहाँ पे 1 गर्ल्स होनी चाहिए
और यहाँ पे फिर 0 गर्ल्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी कंडीशन थी, देखो दैट एटलीस्ट 1 गर्ल, है ना। तो फिर अगर एटलीस्ट 1 गर्ल है तो यहाँ से ये कंडीशन चलेगी नहीं, है ना, ये नहीं चलेगी क्योंकि इसमें 0 गर्ल आ गई, है ना, इसमें 0 गर्ल है। इट मीन्स व्हाट कि ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसमें 5 सिलेक्ट करने भाई, डेफिनेटली 5 सिलेक्ट करने हैं, तो 6 बॉय तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकता, है ना। मुझे क्या करना है भाई, टोटल 5 सिलेक्ट करने हैं। डेफिनेटली आई कैन नॉट सिलेक्ट 6 बॉयज़, सो ये भी निकल गई एंड 7 बॉयज़ भी निकल गई, बराबर। तो ये पहले आप दिमाग के अंदर सोचो ऐसा एंड उसके बाद ये कंडीशन बनाओ। अब फिर भी अगेन इसमें से भी अगर कुछ निकल सकता है तो निकल जाएगा। देखो 1 बॉय 4 गर्ल्स, तो देखें मेरे पास 4 गर्ल है 7 बॉयज़ है, तो ओके 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 तो हो जाएगा। चलो 1 बॉय सिलेक्ट करना है, बराबर, एंड 4 गर्ल सिलेक्ट करनी है। तो ऐसे लिख लो पहले, यहाँ पे 2 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं एंड 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है, बराबर। जिसके मतलब जो सिलेक्शन होता है वो नीचे होता है, टोटल मेंबर ऊपर होते हैं। फिर यहाँ पे 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं, 2 गर्ल सिलेक्ट करनी है, या फिर 4 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। अब बॉय कितने हैं भाई, टोटल 7 बॉयज़ है 4 गर्ल्स है, तो भाई 7 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो मेरे पास 7 बॉयज़ थे, उसमें से 1 बॉय सिलेक्ट किया, 4 गर्ल्स से उसमें से चारों के चारों सिलेक्ट कर ली, तब बराबर। अगेन यहाँ पे भी 7 बॉयज़ में से 2, 4 गर्ल्स में से 3, 7 4 7 4, ये फिक्स हो जाता है। ऊपर का फिक्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो फिक्स होती है, नीचे जो कंडीशन है उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी, बट ऊपर की क्वांटिटी तो हमेशा ही फिक्स होती है। जितने बॉयज़ जितने गर्ल्स वो सब लिख लिए ऊपर, नीचे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कर लो। 7 इंटू यहाँ पे 4c4 1 और 7c2 7 6 बाई 72 7 इंटू 6 दैट इज 42 बाई 2 दैट इज 21 इंटू 4 और 7c3 7 6 5 बाई 6 दैट इज 7 5 35 इंटू 4c2 विच इज 6 7c4 इज अगेन इक्वल टू 7c3, ये दोनों सिमिलर होता है, और 7c3 का एंड 7c4 का दोनों का आंसर 35 इंटू 4। सो लाइक दिस वी कैन इजिली गेट अवर आंसर। एंड एडिशन करने पे 21 4 जा 84 प्लस 35 6 जा कितना होगा भाई, 35 6 जा 210, है ना, हाँ ओके। एंड 35 4 जा 140, बराबर। 35 2 जा 70, 72 जा 140, ओके बराबर। तो अगर मैं ऐड कर लूँ सबको, तो 84 में 7 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 91, एंड 91 प्लस ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 21 प्लस 14 हो जाएगा 35 350। सो 350 में 90 ऐड करें तो 441, आई थिंक ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल में, एंड एटलीस्ट 3 गर्ल, थर्ड में क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल, ओके। एटलीस्ट 3 गर्ल का मीनिंग क्या होगा, अगेन 3 गर्ल या फिर 4 गर्ल या फिर उससे भी ज़्यादा, बट उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 गर्ल 6 गर्ल 7 गर्ल ऐसा लिख सकता हूँ, बट पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल मेरे पास 4 ही गर्ल है, मेरे पास गर्ल्स की क्वांटिटी ही 4 है, ग्रुप में मेरे पास 4 ही गर्ल है, तो 4 गर्ल से ज़्यादा तो नहीं लिख सकता ना। सो डेफिनेटली आई नीड टू स्टॉप ओवर हियर। 5 गर्ल्स तो पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन आई सिलेक्ट 5 गर्ल्स आउट ऑफ, हाउ कैन आई सिलेक्ट 5 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, डेफिनेटली नॉट। सो यहाँ से आगे नहीं होगा कुछ, ओके। डेफिनेटली अगर मुझे टोटल सिलेक्शन खत्म करना है तो कैसे करना है, मुझे एनी हाउ 5 सिलेक्ट करने हैं, उसमें से एटलीस्ट 3 गर्ल, ऐसा होता है। 5 सिलेक्शन हो तो फिक्स है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन कॉमन है, 5 मेंबर सिलेक्ट कर लो इफ दिस कंडीशन आर देयर। सो आई नीड टू सिलेक्ट 5 मेंबर इन विच एटलीस्ट 3 गर्ल्स आर देयर, बराबर। तो डेफिनेटली 5 सिलेक्ट करने ना, तो 3 गर्ल में अगर सिलेक्ट करता हूं तो बॉयज़ कितने होंगे, डेफिनेटली भी 2, है ना, और यहाँ पे 1 बॉयज़ होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास 3 गर्ल है एंड 2 बॉयज़ है, सिमिलरली यहाँ पे 4 गर्ल है एंड 1 बॉयज़ है। गर्ल्स कितनी थी भाई, 4, 4 गर्ल्स थी 7 बॉयज़ थे, 4 गर्ल्स थी 7 बॉयज़ थे, है ना। 4 गर्ल में से 3 सिलेक्ट किया एंड 7 बॉयज़ में से 2, और
4 गर्ल में से चारों की चारों सिलेक्ट कर ली एंड 7 बॉयज़ में से एक बॉय सिलेक्ट किया, तब जाके मेरी टोटल पॉसिबिलिटी खत्म हुई। 4C3 विच इज़ 4 इंटू 7C2 21 प्लस 1 इंटू 7, so answer would be 84 plus 7 which is 91. For the answer of this third case is 91. Okay, let's see example number 22. Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letter of the word again. Okay, simple. ये यहाँ तक का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है कि भाई क्या फाइंड करना है मुझे, यहाँ तक बराबर क्या फाइंड करना है। I need to just simply create number of word with or without meaning which can be made using the letter of the word again. Again के लेटर अगर यूज करते हैं सपोज, तो कौन कौन से लेटर है भाई, A G, अगेन A रिपीट हुआ तो A आगे लिख लिया वापस, फिर I एंड देन N. ओके, सो इफ आई वांट टू क्रिएट नंबर ऑफ वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग फ्रॉम दिस लेटर ऑफ अगेन, बराबर इसको यूज करके अगर नंबर ऑफ वर्ड बनाने हैं तो डेफिनेटली N इक्वल टू जितने भी वर्ड है, जितने भी लेटर है उसको लिख लो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटेशन हो रहे उसको नीचे लिख लेते हैं. सो दीज आर पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर दिस ऑल दी 5 लेटर्स, है ना. जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं उतने पॉसिबल अरेंजमेंट आ जाएंगे, सो उतने पॉसिबल वर्ड क्रिएट हो जाएंगे, है ना. सो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मतलब 120/2 विच इज 60, मतलब टोटल 60 वर्ड्स पॉसिबल है इसमें. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, if these words are written in a dictionary, what will be the 50th word, what will be the position of 50th word. तो 50th word कौन सा होगा, that is what we want to find. अगर ये सभी वर्ड को डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से लिखे तो से, अब डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से लिखना मतलब क्या हुआ पता है आपको. डिक्शनरी में अगर आपने कभी डिक्शनरी नोटिस की हो तो डिक्शनरी में जो भी वर्ड होते हैं ना वो किस तरह से लिखे होते हैं, तो आपको भी पता होगा कि भी डिक्शनरी में पहले ए आगे ए होगा, इस तरह के फॉर्मेट में वर्ड होंगे ए से चालू करके, उसमें भी एक ए से ए, पहला ही वर्ड ए होगा, याद करना पहला ही वर्ड ए होगा, फिर ए से चालू करके फिर यहाँ पे ए वाले कुछ वर्ड होंगे अगर होते हैं तो, फिर ए बी वाले वर्ड होते हैं, फिर मैं भी ए सी वाले वर्ड होंगे बराबर, फिर ए डी वाले वर्ड होंगे, ए ई वाले वर्ड होंगे, इस तरह से चलते जाएगा से, मतलब ए जेड वाले वर्ड होंगे. फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे बी से स्टार्ट करने वाले वर्ड मिलेंगे, बी, फिर अगेन बी ए से चालू करने वाले वर्ड, बी से चालू करने वाले वर्ड, बी सी बी डी लाइक दिस, है ना. अगेन इसके बाद भी जैसे ये बी ए है बराबर, तो बी ए के बाद की अगर पॉसिबल है तो बी ए वाले अगर वर्ड है तो वो बनाएंगे बी ए बी सी ए, है ना. मेरे ख्याल से ये कुछ अगर आपने परफेक्टली नोटिस किया होगा तो ये पता चलेगा भी इस तरीके के वर्ड होते हैं कभी डिक्शनरी के अंदर देख के. सी हमको क्या करना होता है, whenever they are asking kind of question that डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से 50th वर्ड फाइंड करना है, मतलब डिक्शनरी के ऑर्डर में 50th नंबर का वर्ड कौन सा है अगर वो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जितने भी लेटर है से ए तो जितने भी लेटर हैं उसको पहले तो डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से एबीसीडी के अल्फाबेटिकल के सीक्वेंस के फॉर्म में लिख लो. तो ए, फिर कौन सा होना चाहिए, एबीसीडी के फॉर्म से अगर जाएंगे तो जी, फिर आई, फिर एन, है ना. ए जी आई एन एन, इस तरह से अगर मैं ये 5 लेटर को अगर यूज करूं और डिक्शनरी सपोज बनाऊं तो सबसे पहला वर्ड यही आएगा, है ना, क्योंकि मेरे पास यही 5 लेटर है और मैंने ये 5 लेटर का यूज करके डिक्शनरी बनाने की कोशिश की तो सबसे पहला वर्ड यही आएगा. से समझ लो मेरे पास ए है, सी है, से एफ है, डी है, क्यू है एंड पी है, पी नहीं समझ लो एम है बराबर. समझ लो मेरे पास ये 6 लेटर का वर्ड है, ये 6 लेटर है मेरे पास पड़े हैं. अगर मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो सबसे पहला वर्ड कौन सा बनेगा, तो ए सी फिर डी बराबर, सीक्वेंस के हिसाब से डी, फिर एफ, फिर एम, देन क्यू, ये सबसे पहला लेटर बनेगा, फर्स्ट लेटर यही बनेगा. फिर उसके बाद तो ये ए सी डी एफ में कोई चेंज ना करते हुए मैं इसको चेंज कर लूँ क्यू एम लाइक दिस, है ना. फिर उसके बाद ए सी डी, अब ये लास्ट के 3 लेटर को अंदर चेंज करते हैं, तो एफ के साथ मैंने 2 पोजीशन बना ली, अब एम के साथ 2 पोजीशन बनाओ, एम आगे रख के, तो एम आगे रखूंगा तो एफ क्यू
एंड क्यू एफ लाइक दिस, बराबर। उसके बाद जैसे मैंने पहले एफ को रखा था, फिर एम को रखा था, अब क्यू को आगे रखो, दोनों लेटर दोनों क्यू वाले बना लो। क्यू है तो पहले एफ एम फिर एम एफ, है ना, उसको उल्टा लिख लो एम एफ। सो लाइक दिस हमने ये तीनों पीछे के तीनों डिजिट को लेके हमने ये 6 लेटर बना लिए। फिर उसके बाद ये जो डी फिक्स था, हर बार डी फिक्स था, वो डी को फिक्स, डी मतलब फिक्स करके मैंने ये 6 लेटर बना लिए। अब मैं उसके बाद एफ को फिक्स करके 6 लेटर बनाऊंगा, इस एफ को फिक्स करके आगे, है ना, यहां पे आगे एफ को फिक्स कर दूंगा और यहां पे जो भी 3 लेटर बचेंगे वो कौन से होंगे, तो डी एम ए, तो उसके अगेन यहां पे 6 लेटर बना सकता हूं मैं। आगे अगेन एसी फिक्स है। तो ये सब कुछ, ये यू नो दिस ऑल आर पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए इस तरह से वो लोग सीक्वेंस में चलते रहते हैं, है ना। सो एक्चुअल में ये सब कुछ यू नो इतने डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं वैसे, बट ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए होता क्या है, बराबर। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, मुझे अगर डिक्शनरी में 50th नंबर का वर्ड बनाना है तो मैं क्या सोचूंगा, पहले जितने भी हो सके उतने ए से चालू होने वाले वर्ड मिल जाए, है ना। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ए, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ए, कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें ए से चालू होगा, है ना, बिगिन विथ ए इक्वल टू, तो अगर ए फिक्स हो जाएगा, कोई भी एक ए फिक्स हो जाएगा, तो मेरे पास बाकी के ये चारों लेटर अंदर अंदर जितने तरीके से अरेंज हो सकते उतने लेटर मिलेंगे मुझे, है ना। कोई भी मैं ए फिक्स कर लूं, बराबर, आगे वाला ये ए फिक्स कर लिया, तो ये चारों के चारों लेटर जितने तरीके से अंदर अंदर अरेंज होंगे उतने लेटर मुझे मिलेंगे। तो 4 फैक्टोरियल लेटर मिलेंगे, मतलब 24, बराबर। अब मैं समझ लो दूसरा ए से मैंने क्या बताया था, ए बी सी ऐसा कुछ, समझ लो ई है, एफ है, ऐसा कुछ है। तो मैंने ये ए को फिक्स करके ये चारों को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल से, बराबर। तो मेरे पास ये ए वाले 24 लेटर मिल गए आगे जिसमें ए होगा। उसके बाद डेफिनेटली आई नीड टू स्टार्ट विद द बी, है ना, जिसमें आगे बी हो सकता है, फिर पीछे ए सी ई एफ, फिर ये ए सी ई एफ को अंदर अंदर अरेंज करते हुए अगेन 24 लेटर्स, है ना, अगेन 24 लेटर्स। तो ए से चालू होने वाले 24 लेटर, फिर बी से चालू होने वाले 24 लेटर, फिर मैं आगे डेफिनेटली मुझे उसके बाद सी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ए वाले जितने भी पॉसिबल है वो सब आ गए, बी वाले पॉसिबल आ गए, फिर सी वाले जितने पॉसिबल है वो आ जाएंगे। तो सी वाले कितने पॉसिबल होंगे, तो सी को फिक्स रख के मैं ए बी ई एफ, पहला लेटर ये बना लूंगा, ए बी ई एफ। फिर ये चारों को जितने तरीके से मैं अंदर अंदर अरेंज कर सकता हूं, मतलब 24 क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल, है ना। तो ये सी के जितने भी पॉसिबल है वो सभी आ जाएंगे। सो लाइक दिस आई नीड टू यू नो गो विद द सीक्वेंस। तो जैसे कि मैंने पहले ये ए आगे वाले ए से चालू किया था कि इसको फिक्स किया, बराबर, और बाकी के चारों को जितने तरीके से अरेंज कर सकता था मैंने अरेंज कर दिया, बराबर। अब मैं इस ए को फिक्स करूंगा, बराबर, पीछे दूसरे वाले ए को फिक्स करूंगा, तो मेरे पास अगेन ए जी आई एन ही बनेंगे। सिर्फ मैंने पहले आगे वाले ए को फिक्स किया, बराबर, आगे वाले ए को फिक्स किया, तो मेरे पास ए जी आई एन, ये जो चारों के चारों लेटर बने, बराबर, इसको मैंने अंदर अंदर अरेंज किया 4 फैक्टोरियल से, बराबर। तो ए जी आई एन को अंदर अंदर अरेंज करने की टाइप है 4 फैक्टोरियल। एंड नाउ इफ आई फिक्स दिस सेकंड ए, एंड देन उसके बाद मैं सोचूंगा तो वो भी अगेन ए जी आई एन ही बनाएगा, देखो। तो ये सेकंड ए को फिक्स करके जो भी लेटर बनेंगे वो भी ए जी आई एन को अंदर अंदर अरेंज करने के बाद जो मिलेंगे वही बनेंगे। सो वो भी अगेन 24 होंगे 4 फैक्टोरियल, बट वो सिमिलर होंगे, जो आगे वाले ए से मिले वो लेटर, वही लेटर दूसरे वाले ए से मिलेंगे ना। सो आई डोंट नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन सेम लेटर, सो आई डोंट नीड टू गो विद द सेकंड लेटर। मैं सेकंड बार अगर ये ए बन रहा है तो उससे मैं जितने भी लेटर बनेंगे ना वो नहीं लिखूंगा, ये पहले वाले लेटर से मिले वो लिख लिए, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली थर्ड लेटर पे चला जाऊंगा, बराबर। अब ये थर्ड लेटर से नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विथ, अब जी, अगर जी से मैं बिगिन करता हूं तो मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे ए से बिगिन किया ना, तो मेरे पास कौन कौन से लेटर बने थे, कौन कौन से लेटर बचे थे, तो ए जी आई एन बचे थे। अगर मैं जी को फिक्स करता हूं तो मेरे पास ए आई एन, ये 4 लेटर बनेंगे। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था, इस चारों को अरेंज करने का टाइप, यहाँ पे इस चारों को अंदर अंदर अरेंज करने के टाइप 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल,
क्योंकि ये दोनों ए रिपीट हो रहे हैं, देखो। ओके, नाउ अगेन सिमिलरली नंबर ऑफ लेटर विच कैन स्टार्ट विद दी विच वी कैन स्टार्ट विथ आई। आई से चालू होने वाले वर्ड अगर मैं बनाऊं तो कौन कौन से वर्ड बनेंगे भाई? तो आई अगर फिक्स है आगे तो ए जी एन एन, अंदर अंदर जितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं तो वो भी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ दिस 2a, दोनों ए रिपीट हो रहे हैं ना। सो 2 लेटर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए देखो 24, यहाँ पे 24/2 विच इज 12, यहाँ पे भी 12। सो ये 48 लेटर तो मिल गए मुझे, है ना। 48 लेटर तो मुझे आई तक मिल गए, है ना। नाउ इट मीन्स कि भी मेरा 40 ये 48 लेटर हो गए, देखो ये 48 लेटर होंगे बराबर। तो मेरे पास आगे के 24 लेटर जो ए से स्टार्ट होने वाले थे, फिर पीछे अगेन ये 12 लेटर जो है वो जी से स्टार्ट होने वाले होंगे बराबर। उसके बाद ये आई से स्टार्ट होने वाले अगेन 12 लेटर होंगे बराबर। अब मुझे ये मेरे पास टोटल 48 लेटर 48 जो वर्ड है 48 वर्ड है वो क्रिएट होके मेरे पास आ गए 48 वर्ड्स बराबर। अब मुझे अगर 49th वर्ड बनाना है, 49th एंड 50th वर्ड बनाना है, तो डेफिनेटली व्हाट आई नीड टू सी, अब ये आई के बाद क्या आएगा भाई? एन। तो एन से चालू होने वाले वर्ड मिलेंगे मुझे। तो एन से चालू होने वाला पहला वर्ड एंड एन से चालू होने वाला दूसरा वर्ड मुझे फाइंड करना है। सो डेफिनेटली एन से चालू होने वाला वर्ड कौन सा होगा पहले वो फाइंड करते हैं, है ना। तो एन से चालू होने वाला फर्स्ट वर्ड अगर फाइंड कर लूँ तो मैं उसके बाद उसका दूसरा वर्ड फाइंड कर सकता हूँ। सो हाउ कैन आई फिक्स एन? एंड अगर मैं एन से चालू होने वाला 49th वर्ड बनाऊँ, 49th वर्ड शुड बी व्हाट? एन। उसके बाद बाकी के जो भी लेटर है उसको सीक्वेंस में लिख लो, A G I। ठीक है, ये हो गया 49th वर्ड। एंड व्हाट आई नीड टू क्रिएट 50th वर्ड ना। तो 50th वर्ड बन जाएगा मेरा 50th वर्ड 50th वर्ड बन जाएगा मेरा ये NAA, ये GI को अंदर अंदर अरेंज कर दो तो ये हो गया मेरा 50th वर्ड। सिर्फ पीछे के 2 डिजिट चेंज करके हम जनरली आगे वाले वर्ड में चल सकते हैं बराबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश तो की है। अगर ऐसा हुआ है कुछ दिक्कत आ रही है तो वापस एक बार देख लो। डिक्शनरी की सीक्वेंस पहले समझो। अगर आपके पास घर पे डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में कैसे वर्ड लिखते हैं वो लोग, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है ना। वो सब लेटर जो उसके अंदर जो वर्ड लिखे हैं वो सब वर्ड के अंदर जो अंदर अंदर के लेटर है वो कैसे सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं वो देखते रहो। बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली थिंक ऑफ दैट डिक्शनरी में जो भी वर्ड आएंगे ना वो से ऐसा नहीं है कि भाई ए वाले वर्ड पहले आए तो ए वाले वर्ड में भी अगेन जो भी लेटर है ना वो सभी अंदर अंदर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में रहेंगे, वैसे ही बनेंगे, है ना। वैसे ही उसको नंबर दिया होता है। सो डेफिनेटली डिक्शनरी बनाने का काम भी इतना इजी नहीं है भाई। उसमें भी हम बहुत एफर्ट देना पड़ता है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर एनी हाउ सीक्वेंस में रहने चाहिए। आगे जितने भी आगे डिक्शनरी के ऑर्डर हैं और जितने आगे के डिक्शनरी के वर्ड है वो सभी में ABCD वाले पहले रहेंगे, फिर बाद में लास्ट के अल्फाबेटिकल लेटर पीछे रहते हैं। डिक्शनरी के ऑर्डर में मैंने जो समझा ना उसी के हिसाब से आपको फिगर समझनी पड़ती है। सो आई एम सजेस्टिंग यू टू सी वन डिक्शनरी। एक बार डिक्शनरी को देखो, समझो उसमें क्या है एक्चुअल में, एंड देन आफ्टर यू कैन थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन इजीली, है ना। एंड दूसरी एक चीज कि इसमें तो जैसे क्वेश्चन में 50th वर्ड बनाना था बराबर। मैं भी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि भाई ये जो वर्ड है वो कौन से नंबर में आएगा। अगर मैं डिक्शनरी में इस पर्टिकुलर वर्ड को लिखूं तो कौन से सीक्वेंस में, मतलब कौन से इसका नंबर क्या होगा एग्जैक्टली, है ना। डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से विच इज द नंबर ऑफ दिस अगेन, या फिर कोई दूसरा या कोई तीसरा कोई भी क्वेश्चन दे सकते। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम शॉर्टकट यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हम वो शॉर्टकट बना लेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट शॉर्टकट वी कैन काउंट इट, वी कैन कैलकुलेट इट। बट अगर क्वेश्चन में नंबर दे दिया है कि भाई 50th वर्ड बनाओ, 25th वर्ड बनाओ, 24th वर्ड बनाओ, देन वी नीड टू गो विद दिस मेथड ओनली। हमको इसी मेथड से चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि आपको ये जो मैंने मेथड सिखाई थी उसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए. से व्हाट आई नीड टू डू, अरेंज ऑल पॉसिबल वर्ड्स, बराबर, अरेंज ऑल पॉसिबल वर्ड्स यूजिंग लेटर ऑफ क्वीन, से क्वीन, ठीक है, क्वीन. तो जितने भी पॉसिबल है अरेंजमेंट है वो सब फाइंड करो. तो वो तो डेफिनेटली ये 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल ये तो हो जाएगा. एंड सच दैट नहीं, फाइंड 40th वर्ड एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर, है ना. डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से 40th वर्ड मुझे अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं. ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे ये क्वीन जो है ना उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो पहले ई आएगा, ई, फिर डेफिनेटली एन एंड देन क्यू एंड देन यू, बराबर. तो ये फर्स्ट वर्ड होता है, ये फर्स्ट वर्ड एक्चुअल में, बराबर. तो ये पहले मैंने क्या बताया था पोजीशन के हिसाब से, ये ई आगे वाला जो ई है उससे स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे भाई. तो अगर ई स्टार्टिंग में होगा तो ये ई, ये वाला ई, एन क्यू यू, इसको अंदर अंदर अरेंज करने के कितने टाइप होंगे, उतने वर्ड बनेंगे पहले ई को स्टार्ट करते हुए. तो इसको अंदर अंदर अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके, मतलब 24 तरीके. फिर दूसरे वाले ई को अगर मैं फिक्स करूंगा तो उससे भी यही 24 वर्ड रिपीट होते हैं. सो आई डोंट नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन सेम वर्ड्स, बराबर. फिर मैं डायरेक्टली एन के पास जाऊंगा, बराबर, एन के पास जाऊंगा. तो एन को अगर मैं फिक्स करता हूं आगे तो ई क्यू यू, इसको अंदर अंदर जितने भी लेटर से, जितने भी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं उतने वर्ड बनेंगे एन को चालू करते हुए. सो विच आर 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 12. सो ये दोनों मिलके हो गए 36, मतलब 36 वर्ड्स तो यहाँ पे हो गए. सो व्हाट आई नीड टू क्रिएट इज 40th वर्ड, है ना. मुझे तो 40th वर्ड क्रिएट करना है. सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं 37, 38, 39 एंड 40 इस तरह से सीक्वेंस में चलूंगा अभी तो, बराबर. तो अगर मैं 37th वर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसमें सबसे पहले मुझे देखना क्या पड़ेगा भाई, स्टार्टिंग कहाँ से होगा. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके बना दिया, यहाँ से स्टार्ट करके बना दिया, ये एन वाले भी खत्म कर दिए. नाउ आई नीड टू स्टार्ट विद द क्यू, है ना. क्यू से मैंने चालू किया, तो क्यू से चालू किया तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, सबसे पहला वर्ड हमेशा ही कैसे बनेगा, इससे चालू किया ना. तो इसी सीक्वेंस में लिख लो ई एन यू, ई एन यू, ये होगा 37th वर्ड, बराबर, 37th वर्ड. अब मैं क्या करूंगा, हमेशा ही पीछे के दो डिजिट को चेंज करते जाऊंगा, बराबर. तो 38 वर्ड मिलेगा मुझे क्यू ई, ओके, क्यू ई यू एन. तो ये हो गए, ये दोनों रिपीट, ये हो गया 38th वर्ड, ठीक है. अब डेफिनेटली पीछे के 2 डिजिट के जितने पॉसिबल है वो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख ली. तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू थिंक ऑफ ये ई, है ना. एक बार ये दोनों का इंटरचेंज खत्म हो जाए उसके बाद मुझे ये तीसरा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने ई को फिक्स करके ये एन यू को चेंज किया, ऐसा सोच सकते हो, बराबर. ई को फिक्स करके, ई को दोनों बार फिक्स करके मैंने एन यू को चेंज किया, यू एन यू. नाउ व्हाट आई नीड टू सी, मुझे एन को फिक्स करना है, ऐसा सोच सकते हैं. एन को फिक्स करूंगा एंड ई एंड यू, एन को एक बार फिक्स कर लूंगा तो ये दोनों सीक्वेंस में लिखने हैं, ई यू. एंड देन आफ्टर अगेन एन को फिक्स करके यू ई, ये दोनों को अंदर अंदर चेंज कर लो, ओके. फिर ये मैंने एन को फिक्स किया, बराबर. पहले मैंने ई को फिक्स किया था, ये वाले ई को, फिर एन को फिक्स किया. अब मैं यू को फिक्स करूंगा दोनों बार, एंड यू को अगर मैं फिक्स कर रहा हूं तो ई एंड पहली सीक्वेंस एंड दूसरी सीक्वेंस एन ई. तो ऐसे मैं 3 लेटर को लेके 6, अगर ये मैं 3 लेटर ई एंड यू, ये 3 लेटर को अंदर अंदर अरेंज कर रहा हूं तो कितने होंगे पॉसिबिलिटी 3 फैक्टोरियल ना, 6. तो वो 6 की 6 पॉसिबिलिटी ये होती है, इस तरीके की, है ना. सो जनरली क्या करना होता है बेटा आपको, हमेशा ही क्या करो, पीछे के 3 डिजिट को लेके अंदर अंदर इंटरचेंज करो. पहले ई को फिक्स करो, फिर एन को फिक्स करो, फिर यू को फिक्स करो. नाउ लाइक दिस इफ यू आर डूइंग, अगर इस तरह से करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली 37, 38, 39, 40, देखो 41, इवन 42 नंबर का वर्ड भी मिल गया आपको. देखो आगे क्यू ई फिक्स है, सो आपका आंसर 40th था ना, तो ये वाला आपका आंसर हो गया. 40th नंबर का वर्ड ये बन जाएगा.
ठीक है. So like this you can easily get your answer in which definitely अगर सीक्वेंस बनानी है तो क्वीन के लेटर को यूज करके 40th वर्ड बनाना है तो यू नीड टू थिंक लाइक दिस. 36 हो गया, 37, 38, 39 एंड 40th लाइक दिस. ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इनफ प्रैक्टिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर ऑफ वर्ड मतलब नंबर दे दिया हो और आपको वो वर्ड क्रिएट करना हो तो कैसे करना है, बराबर. एंड अगर क्वेश्चन में आपके पास वर्ड है और उसका नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट है एंड दैट विल सी लेटर ऑन. अगर आपकी बुक में उस ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मेरे ख्याल से नहीं है, मैं उसको एक्स्ट्रा में ही करवाऊंगा, बट मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन अगर है तो मैं उसको मैं एनसीईआरटी के पोर्शन में ही करवा दूंगा. बट मुझे जहाँ तक याद है तब तक वो क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो तो यहाँ तक रखते हैं आज के लिए. एग्जाम्पल 22 लास्ट, उसके बाद आगे का पोर्शन हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे. मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.